दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये भारत की उन चुनिंदा मर्डर मिस्ट्री की कहानियों में से एक है जिसने भारत के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। जिसमें एक महिला का कत्ल होता है लेकिन मौत 3 लोगों की होती है। और दोस्तों, वाकई में जब मैंने भी इस वारदात को सुना तो मैं भी हैरान हो गया था। तो आप भी इस सच्ची घटना को पूरा जरूर सुनिएगा और आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2020 में। कर्नाटक के चिकमंगलुरु नाम के एक इलाके में एक जगह है कदूरू, और इस जगह पर एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। और इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रेवंत, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। और डॉक्टर की फैमिली में डॉक्टर साहब की 31 साल की पत्नी कविता और 2 बच्चे रहा करते थे, जिनमें 10 साल का एक बेटा और 6 महीने की एक बेटी थी। डॉक्टर रेवंत डेंटल स्पेशलिस्ट थे जो दांतों का इलाज किया करते थे। और डॉक्टर साहब का खुद का एक क्लिनिक था जो अच्छा खासा चल रहा था, और उनका परिवार भी खुशहाल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और वहीं आस पड़ोस के लोग भी डॉक्टर साहब की खूब इज्जत किया करते थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर साहब के साथ इतना भयानक कांड होने वाला है। दरअसल ये बात है 17 फरवरी 2020 की। इसी दिन शाम के वक्त डॉक्टर रेवंत के घर से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। और ये आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भागकर डॉक्टर रेवंत के घर पहुंचते हैं। और वो जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब के घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। तभी उन पड़ोसियों में से एक शख्स डॉक्टर रेवंत के बेडरूम में जाता है, और वो जैसे ही उस बेडरूम में प्रवेश करता है तो वो सामने का मंजर देखकर चौंक जाता है। वो सामने बेड पर देखता है कि डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता की लाश पड़ी है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। अब पड़ोस के लोग डॉक्टर साहब को संभालते हैं और उन्हें इस सारी घटना के बारे में पुलिस को इत्तला करने को कहते हैं। अब पड़ोसियों की बात सुनकर डॉक्टर रेवंत पुलिस स्टेशन कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि किसी ने उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया है। अब ये सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस वाले उनके घर पर पहुंच जाते हैं और उस घटना स्थल का मुआयना करते हैं। तो पुलिस देखती है कि घर में डॉक्टर साहब की पत्नी कविता की लाश पड़ी है, और लाश के गले पर एक कट का निशान था, जिसे साफ पता चल रहा था कि किसी ने चाकू से डॉक्टर रेवंत की पत्नी को मारा था। और घर का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस को साफ पता चल रहा था कि यह मामला लूटपाट का है। तो पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और डॉक्टर रेवंत से इस घटना की पूरी जानकारी ली। तो डॉक्टर साहब ने पुलिस वालों को सारी डिटेल बता दी। तो पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस घटना के बाद डॉक्टर रेवंत को अपनी पत्नी की मौत का इतना बड़ा सदमा लगा कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब पुलिस की तफ्तीश में 5 दिन निकल जाते हैं और पुलिस कविता के कातिल को ढूंढने में अब भी लगी हुई थी। तभी दोस्तों 22 फरवरी को इसी कदूरू इलाके में कोई अनजान शख्स पुलिस को फोन करता है और कहता है कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी है। तो अब पुलिस तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाती है और लाश कब्जे में ले लेती है। और जैसे पुलिस इस लाश की पहचान करती है तो पता चलता है कि लाश तो डॉक्टर रेवंत की है, जिनकी पत्नी का 5 दिन पहले कत्ल हुआ था। अब पुलिस उस रेलवे ट्रैक के आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर कैसे डॉक्टर रेवंत ट्रेन के नीचे आ गए। तो पूछताछ के दौरान वहीं पर आसपास खड़े लोग बताते हैं कि एक ट्रेन आ रही थी और एक शख्स अचानक ट्रेन के सामने कूद पड़ता है। और उस समय उपस्थित लोगों के बयान के मुताबिक मामला खुदकुशी का लग रहा था। अब पुलिस को भी लगा कि डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी की मौत के सदमे में खुदकुशी कर ली। अब पुलिस वाले डॉक्टर रेवंत की लाश की चेकिंग करते हैं तो उन्हें डॉक्टर रेवंत के पास से एक मोबाइल फोन मिलता है और पुलिस उस मोबाइल को चेक करती है और उस मोबाइल में आखिरी कॉल किसे किया गया था ये देखती है। तो पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने आखिरी कॉल हर्षिता नाम की एक लड़की को किया था और उसका नंबर भी डॉक्टर साहब के मोबाइल में सेव था। अब पुलिस उस नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। पुलिस बार बार उस नंबर पर कॉल किए जा रही थी, लेकिन सामने से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो पुलिस ने फैसला किया कि इस लास्ट कॉल के पते पर एक टीम भेजते हैं। और अब ये जो लास्ट नंबर का पता था वह बेंगलुरु के RR नगर का था। और अब पुलिस की टीम रात को ही निकल पड़ती है और पुलिस हर्षिता के घर पहुंच जाती है, जिसने आखिरी बार डॉक्टर रेवंत से बात की थी।
लेकिन पुलिस वाले जैसे ही हर्षिता के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी पड़ी थी और वहां पहुंचकर पुलिस को पता चलता है कि जिस हर्षिता की खोज में पुलिस वहां पहुंची थी उसने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। और अब ये खबर जब चिकमंगलुरु पहुंची तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि एक साथ एक कत्ल के बाद दो अलग अलग मौत। पहले डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता का कत्ल, फिर रेलवे ट्रैक से डॉक्टर रेवंत की लाश मिलना और फिर मंगलुरु में हर्षिता नाम की लेडी की लाश मिलना जिसको आखिरी कॉल डॉक्टर रेवंत ने किया था। अब सबके मन में ये सवाल थे कि इन तीनों मौत का आपस में क्या कनेक्शन है और इसी सोच के साथ पुलिस ने तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी और एक बार फिर से पुलिस ने वो बयान खंगालना शुरू कर दिया जिसे डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी कविता की मौत के बाद पुलिस को दिए थे। और इसी छानबीन के दौरान पुलिस के सामने डॉक्टर साहब की पत्नी कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई जिसमें एक अजीब चीज लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कविता का कत्ल गहरी चोट और खून बहने की वजह से हुआ है, लेकिन उसके पेट के नीचे दो ऐसे निशान मिले जिसे जब चेक किया गया तो पता चला कि डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता को इंजेक्शन दिए गए थे और जो कविता को इंजेक्शन दिए गए थे वो एनेस्थीसिया के थे। और दोस्तों एनेस्थीसिया शरीर को सुन्न करने में और बेहोश करने में इस्तेमाल की जाती है। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने डॉक्टर रेवंत का दिया बयान फिर से पढ़ना शुरू किया और डॉक्टर रेवंत ने जो पुलिस को बयान दिया वह ये था कि वो अपने घर से करीब 1 से 2 बजे निकले और फिर शाम को लौटते हैं और वो जैसे ही घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी कविता की लाश पड़ी है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर के अलमारी की तलाशी ली तो उनकी बीवी के जेवर और कुछ केस तकरीबन 4 लाख रुपए वो भी गायब थे और ये काम लुटेरों का ही हो सकता है। और ये डॉक्टर रेवंत का बयान था और इसी बयान पर पुलिस ने माना कि लुटेरों ने कविता का कत्ल किया और पुलिस ने तफ्तीशी की जिसमें कुछ और चीजें निकलकर सामने आई कि कविता के जो इंजेक्शन लगाए गए थे अगर ये लुटेरों का काम होता तो वह कभी ऐसा नहीं करते बल्कि वो सीधे कत्ल करते, वह इतनी बारीकी पर ध्यान नहीं देते। और पुलिस के छानबीन के दौरान उस घर में कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले और किसी भी प्रकार के पैरों के निशान भी नहीं मिले और कोई भी शख्स अगर घर के बाहर से आएगा इतना ध्यान नहीं रख सकता। और रिपोर्ट में जो कविता की मौत का वक्त था वो भी 3:30 से 4 बजे के बीच का था। तो अब पुलिस ने डॉक्टर रेवंत के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पुलिस खुद भी चौंक जाती है क्योंकि पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेज में किसी भी बाहरी व्यक्ति का घर में प्रवेश नहीं दिखा था। अब पुलिस ने चारों पांचों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा तो उन्हें एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि कविता का कातिल बाहर से नहीं आया, कातिल घर का ही है। और इन सब पहलुओं को जोड़कर देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि डॉक्टर रेवंत ने झूठा स्टेटमेंट दिया था। और इन्हीं सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर रेवंत को उनकी पत्नी कविता की मौत के 4 दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। और डॉक्टर रेवंत से पुलिस ने एक बार फिर 17 फरवरी जिस दिन कविता की मौत हुई थी उस दिन की सारी घटना पूछी तो डॉक्टर रेवंत ने बताया कि मैं 17 फरवरी की दोपहर घर से निकला और अपने बेटे को स्कूल लेने गया और उसे घर छोड़कर मुझे कुछ जरूरी काम था तो मैं अपनी गाड़ी लेकर चला गया। पुलिस ने डॉक्टर साहब के बेटे से भी पूछा तो उसने बताया कि पापा मुझे स्कूल लेने गए थे और जब मैं घर आया तो मुझे मम्मी दिखाई नहीं दी। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर रेवंत के बेटे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया। डॉक्टर रेवंत के बेटे ने बताया कि आज से पहले पापा मुझे स्कूल लेने कभी भी नहीं आए बल्कि स्कूल की छुट्टी के बाद मेरी मम्मी ही मुझे लेने आती थी। और इसके साथ ही डॉक्टर रेवंत का जो बयान था उसमें एक चीज और भी थी जिसने पुलिस का शक डॉक्टर रेवंत के प्रति और गहरा कर दिया था और वह ये था कि डॉक्टर रेवंत ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो 2:30 बजे के करीब घर से निकले, 5:30 तक वापस आए और इसी बीच सारी घटना हुई। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कविता की मौत का समय करीब 3:30 से 4 बजे का था और जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो थे उसमें साफ देखा जा सकता था कि 2:30 से शाम 7 बजे तक न तो कोई घर के अंदर गया था और न ही कोई बाहर आया था।
सिवाय डॉक्टर रेवंत को छोड़कर। और यही सारे सबूत पुलिस को परेशान करने लगे और पुलिस ने डॉक्टर रेवंत से बयान के बाद अगले दिन यानी 22 फरवरी को पुलिस स्टेशन आने को कहा। लेकिन 22 फरवरी को डॉक्टर रेवंत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं। वो सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे छलांग लगा देते हैं और उनकी जान चली जाती है। और आस पड़ोस और रिश्तेदारों को यही लगा कि डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी कविता की मौत से दुखी थे और इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इधर पुलिस की तफ्तीश कुछ और ही बयां कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया। और डॉक्टर रेवंत की मौत के बाद जो हर्षिता का आखिरी नंबर मिला था, उस हर्षिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस के मन में ये सवाल था कि कविता का कत्ल, फिर डॉक्टर रेवंत की इस तरह से खुदकुशी करना और बेंगलोर में बेटी हर्षिता का आत्महत्या करना, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। अब पुलिस को ये सवाल बार बार खाए जा रहा था कि अगर डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी को मारा तो हर्षिता ने खुदकुशी क्यों की। और इन सब का जवाब पुलिस को डॉक्टर साहब के मोबाइल ने ही दिया था, क्योंकि 22 फरवरी को डॉक्टर साहब ने सबसे ज्यादा कॉल हर्षिता को किए थे और उनके फोन से आखिरी कॉल भी हर्षिता को ही किया गया था। और इसके पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस ने फिर से तफ्तीश शुरू की। तभी पुलिस को हर्षिता के घर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें हर्षिता ने खुदकुशी से पहले लिखा था कि वो अपने पति से बेहद परेशान है और वो अपने पति की वजह से खुदकुशी करने जा रही है। और उसने आगे ये भी लिखा कि मेरी मौत का कारण मेरा पति सुदर्शन है। और जब आरआर नगर की पुलिस को हर्षिता का यह सुसाइड नोट मिला तो इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने हर्षिता के पति सुदर्शन को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने सुदर्शन से पूछताछ की तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। सुदर्शन ने पुलिस से कहा कि हम मियां बीवी में झगड़ा होता था, पर उसकी मौत का जिम्मेवार मैं नहीं हूं, बल्कि सुदर्शन ने बताया कि हम दोनों के झगड़े की वजह एक डॉक्टर था जिसके साथ मेरी पत्नी हर्षिता का अफेयर चल रहा था। और ये बात मुझे मालूम थी और मैं उन्हें अक्सर टोकता था तो वो मेरे साथ झगड़ा करती थी। और सुदर्शन ने पुलिस को उस डॉक्टर का नाम बताया और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रेवंत ही था। और ये बात सुनकर पुलिस ने कुछ और सबूत इकट्ठे करके कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया तो पुलिस को ये पूरी कहानी साफ हो गई। दरअसल डॉक्टर रेवंत जिस जगह अपने परिवार के साथ रहा करता था, उसी कॉलोनी में हर्षिता का एक नजदीकी रिश्तेदार भी रहा करता था और अक्सर हर्षिता उनके यहाँ जाया करती थी। और डॉक्टर रेवंत का घर भी वहीं पास में ही था जहाँ वो अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। और जब भी हर्षिता अपने उस रिश्तेदार के यहाँ आती तो अक्सर उसकी मुलाकात डॉक्टर रेवंत से हुआ करती थी। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि हर्षिता दांतों की समस्या के चलते उनके हॉस्पिटल भी गई और आपस में दोनों की मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी और दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और अब दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। और ये बात कहीं से हर्षिता के पति को पता चल गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। और उधर डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता को भी डॉक्टर रेवंत के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और उनके भी आपस में झगड़े होने लगे थे। और इन्हीं झगड़ों के चलते इन चीजों से निकलने के लिए डॉक्टर रेवंत ने 17 फरवरी को अपने ही हाथों से अपनी पत्नी कविता का कत्ल कर दिया ताकि डॉक्टर रेवंत और हर्षिता के बीच में कोई भी न आ सके। और सबकी नजरों में यह दिखाया कि किसी ने लूटपाट के इरादे से उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया और 4 लाख रुपए और गहने ले गए। लेकिन दोस्तों अब सबके मन में ये सवाल था कि आखिर डॉक्टर रेवंत ने कत्ल चाकू से किया तो फिर उन्होंने कविता को इंजेक्शन क्यों लगाया। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इसके पीछे की वजह सामने ये आई कि डॉक्टर रेवंत ने गला काटा था जिसकी वजह से काफी खून घर में फैल सकता था, लेकिन उन इंजेक्शन की वजह से काफी खून निकलना कम हो गया। और डॉक्टर रेवंत ने कत्ल तो पूरी योजना के साथ किया था पर कुछ जगह पर वह मार खा गया, जिसमें पहली गलती सीसीटीवी, जिसमें डॉक्टर रेवंत के अलावा उस घर में आता जाता कोई भी दिखाई नहीं दिया, दूसरी मोबाइल की कॉल डिटेल और तीसरी उसके बेटे की गवाही। और इन्हीं सब सबूतों ने पुलिस का शक डॉक्टर के प्रति और गहरा कर दिया और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। और इसी पूछताछ के दौरान डॉक्टर रेवंत को यकीन हो गया था कि उनका बचना मुश्किल है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और इस चीज से वो परेशान हो गए और उन्होंने हर्षिता को फोन किया और उसे सारी घटना के बारे में बता दिया और कहा कि हमारा भेद खुल चुका है और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये कहकर वह ट्रेन के आगे कूद जाता है
और इधर पुलिस ने डॉक्टर रेवंत के फोन से आखिरी नंबर हर्षिता को कॉल करना शुरू किया। तो हर्षिता को लगा कि उधर कविता की मौत और डॉक्टर रेवंत की खुदकुशी और उनके साथ मेरा रिश्ता, पुलिस मुझे पकड़ लेगी और सारी रिश्तेदारी आस पड़ोस में मेरा भेद खुल जाएगा। और ये सब सोचकर हर्षिता घबरा जाती है और उसने उसी रात तकरीबन 12:30 बजे फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। और इस तरह से एक कत्ल ने कुल 3 लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों ये थी आज की वो सच्ची अनोखी वारदात जिसे आप शायद कई दिनों तक भूल नहीं सकते। तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखने के साथ साथ अभी जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई वारदात के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।